संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। याद रखना, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो आइए दिखा दें दुनिया को हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण, एडिटिव प्रॉपर्टीज इन होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण में पहला प्रगुण हम पढ़ेंगे संवरक प्रगुण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। पूर्ण संख्याएं हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो हम उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक, ये होती है पूर्ण संख्याएं। अब इन संख्याओं पर हम पहला प्रगुण पढ़ेंगे संवरक प्रगुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो योगफल प्राप्त होता है वह भी एक पूर्ण संख्या होती है। इसे ही पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। आइए देखते हैं। 3 धन 5, 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। इनका जो योग करते हैं तो योग करने पे हमें जो प्राप्त होता है बराबर क्या हो जाएगा? 8। आप देख रहे हैं कि 8 भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि यह पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। यानी शून्य से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 8 आता है। तो 3 पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, योगफल हमने किया 8 आया, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 8 धन 9 आ गया 17। 17 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 8 क्या है? पूर्ण संख्या है। 9 क्या है? पूर्ण संख्या है। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो जो तीसरी संख्या हमें प्राप्त होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के जरिए हमने आपको दिखाया। इसे ही संवरक प्रगुण कहते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण कहलाता है। आइए हम अगला प्रगुण पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रगुण है क्रम विनिमेय प्रगुण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्रम विनिमेय प्रगुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो योगफल प्राप्त होता है, अगर इन पूर्ण संख्याओं को क्रम के बदल करके हम जोड़ें तो जो योगफल प्राप्त होता है दोनों योगफल समान होते हैं। यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ें या दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ें, दोनों ही परिस्थितियों में योगफल क्या होता है? समान होता है। यानी 3 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, और यदि 5 में 3 जोड़ें तो भी हमें 8 प्राप्त होगा। यही क्रम विनिमेय प्रगुण है। यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ें या दूसरी संख्या में पहली संख्या जोड़ें, दोनों ही परिस्थितियों में योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आंसर वही आता है। यही क्रम विनिमेय प्रगुण है। यानी 3 धन 5 बराबर 8 होता है, तो 5 धन 3 बराबर भी 8 हो जाएगा। अर्थात क्रम को बदल देने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, क्रम का विनिमय कर दिया जाए यानी क्रम को बदल दिया जाए तो योगफल आता है, वह बदलता नहीं है।
आइए इसको हम संख्या रेखा की सहायता से देख लेते हैं। 3 धन 5 बराबर 8, तो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए शून्य से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर क्या है, 3 है, तो हम शून्य से 3 तक जाएंगे, यानी शून्य से 3 विस्थापन 1 2 3, यानी हम 3 तक पहुंचे। उसके बाद क्या है, इसमें हमें 5 जोड़ना है, तो जहां पहुंचे हैं यानी 3 तक पहुंचे हैं, 3 से आगे हम 5 विस्थापन जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 8 तक हम जाएंगे। ये हो गया आपका 5, ये हो गया 3, यानी पहले क्या है, शून्य से 3 तक हम गए, ये 3 हो गया, फिर 5 जोड़ना है, फिर 3 से 5 खाना आगे बढ़ेंगे, 8 तक पहुंचेंगे। क्योंकि इसका योगफल लेना है तो एक बड़ी लकीर खींचेंगे जो शून्य से लेकर के 8 तक जाएगी और यह योगफल को प्रदर्शित करेगी। तो ये क्या प्रदर्शित करेगी, 3 धन 5 बराबर 8, यानी 3 ये है, ये 5 है, दोनों को जोड़ लिया गया, 3 धन 5 बराबर 8। तो ये संख्या रेखा की सहायता से हमने दिखाया। आइए क्रम को बदल देते हैं, यानी 5 धन 3 हम कर देते हैं, ये भी बराबर 8 आ रहा है, लेकिन इसको संख्या रेखा की सहायता से हम क्या दिखाएंगे, आइए देखते हैं। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर देखिए, पहला है क्या, 5 विस्थापन आपको जाना है, तो शून्य से आप शुरू करेंगे, 5 विस्थापन यानी 5 तक जाएंगे। 5 तक पहुंचने के बाद आप पुनः 3 विस्थापन 5 से आगे जाएंगे, तो ये पहुंचेंगे हम 8 तक। 1 2 3 विस्थापन हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब दोनों का योगफल करना है, तो दोनों को एक साथ लेकर के एक बड़ी लकीर शून्य से 5 तक पहुंचेगी, तो ये प्रदर्शित करेगी, क्या प्रदर्शित करेगी, 5 धन 3 बराबर 8। ये बड़ी लकीर प्रदर्शित करती है। दोनों ही परिस्थितियों में आप देखते हैं कि योगफल समान है, यही पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम विनिमय प्रगुण है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, उनके क्रम को बदल देते हैं, तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए बच्चों, हम अगला प्रगुण देखते हैं। तीसरा प्रगुण हमारा है साहचर्य प्रगुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, इस प्रगुण के अंतर्गत क्या होता है कि जब 3 परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना होता है, अगर हम पहली दूसरी संख्या को एक साथ जोड़ करके उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, या दूसरी तीसरी को एक साथ जोड़ करके उसमें पहली संख्या जोड़ें, दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है। यही पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य प्रगुण है। आइए देखते हैं। 3 संख्याएं हमारे पास हैं, 2 3 और 4 हैं, तो हम 2 और 3 यानी पहली और दूसरी को एक साथ हमने जोड़ लिया है, उसके बाद तीसरी को जोड़ा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली को अलग कर लिया है, दूसरी तीसरी को एक साथ जोड़ा है। दोनों ही परिस्थितियों में योगफल अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 धन 3 धन 4, ये बराबर हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 5 धन 4 बराबर कितना हो गया, 9। दूसरी परिस्थिति में आप देखिए, 2 धन 3 धन 4 बराबर ये हो जाएगा 2 धन 4 3 7 बराबर
9, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं। आइए इसको हम संख्या रेखा की सहायता से देखते हैं। एक संख्या रेखा हम बनाते हैं। ये रही आपकी संख्या रेखा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आइए देखते हैं, पहले क्या करना है हमें, 2 और 3, यानी 0 से कहां तक जाएंगे, 2 तक। फिर क्या करेंगे, 3 खाना आगे, कहां पहुंचेंगे, 5 तक। उसके बाद क्या है, धन 4 है, 4 खाना आगे आप जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, 9 तक। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यहां पर 2 और 3 को एक साथ जोड़ना है, तो 2 और 3 को लाइए एक साथ हम जोड़ लेते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5। अब क्या है, 2 और 3 को हमने जोड़ लिया, उसके बाद इसमें 4 जोड़ना है। एक बड़ी लकीर आप खींचिए जो 5 और 4 दोनों को कवर करते हुए जाए 9 तक। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, 2 धन 3 धन 4 बराबर कितना हो गया, 9। आप देख सकते हैं कि 9 तक पहुंचा है। ठीक है, 2 और 3 को हमने एक साथ जोड़ लिया, 5 हो गया। 5 के बाद ये 4 है, इसको जोड़ने के लिए एक बड़ी लाइन ऊपर से आप खींचते हैं जो 9 तक पहुंचती है। ये 5 है, यानी 2 धन 3 है, धन 4 बराबर 9। तो आइए, ये तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड हम देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो यहां पर भी एक संख्या रेखा आप बनाएंगे। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें क्या है, 2। पहले आप कहां से कहां तक चलेंगे, 0 से 2 तक चलेंगे। ये हो गया आपका 2, 0 से 2 विस्थापन। उसके बाद क्या है, 3 धन 4 है, यानी 3 विस्थापन। 3 विस्थापन आप जाएंगे 1, 2, 3, यानी 5 तक जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद 4 विस्थापन, 4 विस्थापन, ये हमारा हो गया। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, 3 और 4 को एक साथ जोड़ा गया है, यानी 2 को हम छोड़ देंगे, यहां से एक लकीर खींचेंगे जो कहां तक पहुंचेगी, 3 और 4, 3 और 4 को एक साथ जोड़ा गया है। तो ये हो गया आपका 3 खाना, 1, 2, 3 खाना। उसके बाद 1, 2, 3, 4 खाना। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया क्या है, 4, यानी 3 धन 4, ये हो गया बराबर 7। ठीक, अब क्या है, इसके साथ 2 को भी जोड़ देना है। तो हम ऐसे बढ़ेंगे, 9 तक पहुंचेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये रहा धन 3 धन 4, 3 धन 4, 3 धन 4 7 हो जाएगा। 2 और 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप यहां देख रहे हैं कि
ये राइट हैंड साइड हमारा था, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला, ये 9 हो गया। राइट हैंड साइड क्या निकाला, ये भी 9 के बराबर हो गया। अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, योगफल क्या है, समान है। तो यह योग की संक्रिया का, पूर्ण संख्याओं में योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि जब 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसमें पहली और दूसरी को जोड़कर उसमें तीसरी जोड़े, या दूसरी और तीसरी को जोड़ करके उसमें पहली जोड़ें, दोनों ही परिस्थितियों में योगफल समान होता है। यह योग की संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। हाँ तो बच्चों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है योग का तत्समक अवयव, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। शून्य में अगर हम 5 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 में शून्य जोड़ें, 10 आपको प्राप्त होगा। 70 में शून्य जोड़ें तो आपको 70 प्राप्त होगा। 90 में शून्य जोड़ें तो आपको 90 प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, जैसा कि आप इन उदाहरणों के जरिए देख सकते हैं। तो शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण बिंदु हमारे हैं घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है और घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, आइए इसको देखते हैं हम। पहला है घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। हमारा संवरक प्रगुण कहता है कि जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो आइए घटा करके हम देखते हैं। 5 में से हम 3 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। आप देखिए 5 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है। आइए इसी को हम किसी बड़ी कोई दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। इसमें 6 ऋण 10 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4 आएगा। 6 एक पूर्ण संख्या है, 10 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ऋण 4 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। ऋण 4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप पहले उदाहरण में देख रहे हैं 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जब किसी छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर ऋणात्मक आता है, और ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं। पूर्ण संख्याएं शुरू से शून्य से शुरू होती हैं और सारी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो ये पहले उदाहरण में तो यह संतुष्ट हो रहा है, लेकिन जब हम किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाने लगते हैं तो ऋणात्मक आता है, पूर्ण संख्या ये नहीं है। इसलिए घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। जब बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या घटाते हैं तो पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो पूर्ण संख्या नहीं है। अतः घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। आइए दूसरा उदाहरण दूसरे बिंदु देखते हैं। घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। आइए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 9 है, पूर्ण संख्या, इसमें से हमने घटा दिया 3 तो हमें प्राप्त हुआ 6। अब हम क्रम को बदल देते हैं। क्रम को बदल देने से 3 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आएगा, यानी 3 ऋण 9 होगा। 3 ऋण 9 जब आप करेंगे तो यह प्राप्त होगा ऋण 6। ऋण 6 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।
तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि घटाने की क्रिया में, जब हम पूर्ण संख्याओं के घटाने की क्रिया में क्रम को बदल देते हैं तो जो आंसर आता है, जो उत्तर आता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अतः घटाने की क्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। योग की क्रिया में तो यह क्रम विनिमेय है, क्योंकि क्रम को बदलकर जोड़ने पर योगफल वही आता है, लेकिन क्रम को बदलकर अगर हम घटा दें तो योगफल वही नहीं प्राप्त होता है। घटा दें तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह बदल जाता है। इसलिए घटाने की क्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे हम अभ्यास 2B को लेकर के एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब